कल तक जो बताए थे समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? हमने लास्ट क्लास में बात किया था रेट लॉ का, है ना? तो हेडलाइन दीजिए रेट लॉ। रेट लॉ, हेडलाइन दीजिएगा रेट लॉ। रेट लॉ, सबसे पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ मास एक्शन पे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली में है क्या। तो आइए सबसे पहले समझ लें मास। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और एज पर दिस लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, आवाज नहीं, देखिए ये कहता क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट एक्चुअली हम कंसंट्रेशन इसे बोल देते हैं, बट एक्चुअली हमें बोलना चाहिए था एक्टिव मास। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास। इसमें एक फर्क होता है। आप इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पूरा आप जब साबुन अप्लाई करते हैं अपने बॉडी पे, तो साबुन का तो एक ही सरफेस आप यूज कर रहे होते हैं ना, बाकी जो मास है वो तो इनएक्टिव है ना, यानी कि एक्टिव कितना हुआ? एक ही पोर्शन हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास। तो रिएक्शन में भी जरूरी नहीं कि सारा का सारा रिएक्टेंट यूज हो जाए, कुछ रिएक्टेंट यूज होंगे और कुछ अनयूज रह जाएंगे। आगे आपको अर्हेनियस थ्योरी भी यही बात बताएगी कि जो हर एक कॉलिजन होता है, रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन होना जरूरी होता है, और हर एक कॉलिजन में प्रोडक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस बात को जरा समझिएगा। जो रेट एज पर दिस लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स पावर रेज्ड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी गोज C, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और 3 है। तो इसके लिए जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रेट ऑफ, दिख रहा है ना इस साइड से? ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B, और इस पे पावर कितना रेज होगा? 2 एंड 3। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ कहता है हमें नहीं पता कितना पावर रेज होगा, और हम ये कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, है ना। दैट्स वाई मैंने लिखा है शुरुआत में ही, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना। और लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी समझा रहा है आपको कि आपको रिएक्शन की शक्ल देखकर आप रेट लॉ लिख सकते हैं। ये कौन बता रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जो ओरिजिनल रेट लॉ है, जो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं, वो बोलता है कि आप रिएक्शन की शक्ल को देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते अनटिल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट मेंशन्ड। जब तक कि आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा ना दिया जाए आप उसको नहीं लिख सकते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हमने लिखा था रेट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A 2 एंड B पे पावर 3। यहां पे ध्यान दीजिएगा जो R है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दूं तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज K, और इस K को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट, और इसे रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? अब समझने वाली बात, यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A है, तो जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इसे कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड कंसंट्रेशन। ये क्या कहलाता है? एक्टिव मास। अभी फर्क मैं बता देता हूं। एक्टिव मास ऑफ, देखिए अगर दो लिक्विड अगर रिएक्ट हो रहा है, अगर कोई दो लिक्विड रिएक्ट हो रहा है, तो एक लिक्विड इधर से आ रहा होगा, एक लिक्विड इधर से आ रहा होगा, एक लिक्विड इधर आ रहा है, एक लिक्विड इधर से आ रहा है, ठीक। दोनों कोलाइड करेंगे
और प्रोडक्ट बनेगा, कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनेगा, कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? जब ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे तो पीछे वाला हिस्सा तो अनयूज्ड है ना, इसका इधर वाला हिस्सा अनयूज्ड, इसके इधर वाला हिस्सा अनयूज्ड है कि नहीं? तो यानी कि इसका एक्टिव मास पूरा मास नहीं है। अगर आपने 10-10 ml का 2 बीकर लिया है फॉर एन एग्जांपल, कि मान लीजिए कि आपने 10-10 ml का 2 सॉलिड लिया और वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर जैसे ये मिल रहे हैं तो इनका ये सेक्शन तो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला पोर्शन तो बेकार हो गया, यानी कि इनका पूरा मास इज नॉट एक्टिव मास, है ना। जबकि कंसंट्रेशन में तो पूरा का पूरा मास और पूरा स्ट्रेंथ आप ले लेते हैं। तो एक्टिव मास इज दैट पार्ट दैट विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जबकि मास इज द टोटली मास एंड कंसंट्रेशन मतलब टोटल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप ले रहे होते हैं। तो कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में फर्क होता है कि वो पूरा कंसंट्रेशन मतलब पूरा वॉल्यूम बता रहा होता है, और एक्टिव मास इज द मास दैट टेक पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब मान लेना, ऐसा सोचना मत, है ना। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैंने पहले ही बोला था इसीलिए मान लेना, और आपके पास कर्ज है 9 करोड़, ये भी मान लेंगे, खुशी खुशी मान लेंगे। आपके पास एग्जैक्टली कितना मनी है, यानी 1 करोड़ इज द एक्टिव मास। लेकिन अगर कोई आपका बैंक बैलेंस देखेगा तो कहेगा अरे 10 करोड़ रखे हुए हो तुम, तो वो टोटल मास है ना, एक्टिव मास तो 1 करोड़ ही रुपए ही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब तो आ गया होगा। एक्टिव मास ऑफ ए, और यहीं पे डिफिनीशन लिख लेता हूं। एक्टिव मास का डिफिनीशन क्या होता है? इट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात और याद रखनी है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज अज्यूम टू बी यूनिटी, है ना। देखिए, गैस के केस में सिनारियो चेंज क्यों हो जाता है कि गैस किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। और एक जब गैस आएगा तो उसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे आपस में, यानी कि इसका पूरा कंसंट्रेशन एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में एक सरफेस कर रहा है, दूसरा बाहर बचा रह जा रहा है ना। तो दैट्स व्हाई वी मेड ए प्रॉपर कन्वेंशन एंड सेड दैट एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, ये काम आएगा आपको रेट लॉ अप्लाई करने में, ध्यान रखिएगा। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज assumed टू बी यूनिटी, यानी कि आप कह सकते हैं एक्टिव मास किसका? सॉलिड का, और एक्टिव मास किसका? लिक्विड का। बिल्कुल सही, है ना। इसको क्या माना गया है? 1 फॉर गैस होल वॉल्यूम इज कंसिडर्ड एज एक्टिव। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ो। तो जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में आपको सॉलिड और लिक्विड दिख जाए तो आप उसका एक्टिव मास कितना मान लेंगे? 1। गैस के लिए पूरा वॉल्यूम ही उसका एक्टिव मास होता है। कैसे हो सकता है? एक बार में पूरा नहीं मिला सकते ना, अगर मिलेगा तो एक सरफेस ही मिलेगा ना। एक बार में जैसे 2 लिक्विड को तुम मिलाओगे तो सरफेस ही मिलाओगे ना, लेकिन गैस में आप सरफेस नहीं मिला सकते हैं ना, है ना। देखिए फर्क है, समझिएगा। गैस में, इधर नोट कर लिए ना, चलिए आपने लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन मिला दिया, लेकिन एक सर्टेन तक ही मिला पाएंगे ना। इतना मिला देंगे, इतना मिला देंगे, कुछ ना कुछ तो बचा हुआ रह जाएगा। अरे अगर पूरा भी मिलाओगे तो पहला कांटेक्ट तो पहले सरफेस पे ही होगा ना, उसके बाद ना धीरे धीरे होगा। पूरा वॉल्यूम एक साथ कोलाइड नहीं करेगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे नहीं बोलना कि सर हवा में दोनों को उछाल देंगे, है ना, तो कुछ मिलेगा कुछ बेकार चला जाएगा, है ना। लेकिन गैस में ऐसा सीन नहीं है, गैस में सबको टकराना है और सारे हम मानेंगे एक ही साथ टकराए, क्योंकि उसमें कोई सरफेस नहीं बन रहा होता है। इसीलिए जब आप गैसियस रिएक्शंस कराते हैं, जैसे लाइक N2+H2, तो आप कैटलिस्ट के तौर पे एक रफ सरफेस यूज करते हैं। ये क्या करेगा? इन दोनों को एडजॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, पता है ना? एक फिनोमिना होता है एडजॉर्ब और एक होता है, दोनों में फर्क है। अगर कोई चीज सिर्फ सरफेस पे रह जा रही है तो आप उसे क्या कहेंगे? एडजॉर्ब। और अगर कोई चीज पूरे बल्क में चली जा रही है तो आप उसे क्या कहेंगे? एब्जॉर्ब। जैसे मान लीजिए कि व्हाइट कलर का चौक लिया हमने और उसे रेड कलर के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब चौक का कलर कैसा होगा? अब चौक को बीच से तोड़ दो, बीच का कलर कैसा? यानी कि चौक ने पूरा कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने सिर्फ सरफेस पे कलर को रखा है, तो दैट इज कॉल्ड डी वाला, ध्यान रखना, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि वही एक्सपेरिमेंट आप किसी स्पंज के साथ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा कलर रेड कर देगा ना, दैट इज कॉल्ड, जैसे दीवारों पर जो पेंट लगा है ये कौन सा होगा? डी, दिल्ली वाला ना? वेरी गुड, समझ गया आप लोग, बात समझ में आ गई है ना? बैंगलोर वाला नहीं, दिल्ली वाला, बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप दीवार में छेद कर देंगे तो कलर ब्लू थोड़ी मिलेगा, यानी कि इसने सरफेस पे रखा है सिर्फ, है कि नहीं? ठीक। तो मान लीजिए कि जैसे अब आपने क्या किया, इसको सॉलिड कैटलिस्ट यूज किया करा। अब आपने सॉलिड कैटलिस्ट जब यूज किया तो सॉलिड कैटलिस्ट क्या करेगा? अपने एक साइड पे N2 को बैठा लेगा, टिंग टिंग बैठा लिया, और इधर से H2 भी बैठा लिया, और दोनों लगातार कोलिएट करेंगे और प्रोडक्ट तेजी से बनेगा। हाथ थोड़ा टिंग टिंग ज़्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है, प्रोडक्ट फिर फाइनली क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, क्योंकि कोलाइड करेंगे। ऐसे अगर हवा में कोलाइड करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि N2 से ही कोलाइड कर जाए। मान लीजिए आपने एक साइड से N2 छोड़ा है, एक साइड से H2 छोड़ा है, तो N2 से कोलाइड कर गया और H2 से कर गया, तब तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। प्रोडक्ट तो तब बनना था जब N2 और H2 मिलेंगे, तभी बनेगा प्रोडक्ट, है कि नहीं? और इसके होने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपने एज ए सॉलिड, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? तेजी से होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बढ़े आगे। अब अपन बात करते हैं रेट लॉ की। हमने कहा कि रेट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ मास एक्शन पे, लॉ ऑफ मास एक्शन पे। तो बिल्कुल जो रेट लॉ है वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, और ये कहता है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए हमने वही रिएक्शन लिया, 2A+3B लिए थे ना, इसके लिए रेट लॉ कहता है कि सारी चीजें वही होंगी। द रेट ऑफ रिएक्शन विल प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, लेकिन दिस टाइम वी कैन नॉट राइट दिस पावर एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस बार हम इस पे जो पावर लगाएंगे वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन की शकल को देखकर, दिख रहा है ना हिंदी? मेरी हैंडराइटिंग ज़्यादा खराब है क्या? हिंदी वाली खराब है कि इंग्लिश वाली? दोनों खराब है यार। रिएक्शन की शक्ल को देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते। क्लियर है बाबू? अब क्या लिखेंगे हम इसे? हम इसे लिखेंगे, हमें नहीं पता, सो लेट अस अज्यूम x और y, ठीक है? अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी ऐसा आपके जीवन में आ जाए कि नहीं, जो रेट लॉ है ये आ जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A⁻² एंड B⁻3, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे ये रेट लॉ ही है, लेकिन यह एक महज संयोग है, सिर्फ कोइंसिडेंट है कि इस बार मिल गया, जरूरी नहीं कि हर बार यही होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अगर कभी ऐसा हो जाता है कि स्टोइकियोमेट्री ही उसके पावर पे आ जाए तो आप कहेंगे कि दिस इज द रेट लॉ, और इस बार ऐसा हो गया है, संयोग की बात है कि क्या हो गया कि हमारा जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे आ गया है, लेकिन ये सिर्फ एक संयोग है, हम हर बार नहीं लिख सकते। मेरी बात समझ में आई? इसलिए मैंने लिख दिया महज संयोग। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे बढ़े। अब बात है कि ये x और y क्या है। इस x और y को हम क्या कहेंगे? हमने जो अभी जस्ट लिखा था दिस वन एंड दिस वन, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। जो हमने लिखा अभी जस्ट कि दैट इज रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के k इंट्रोड्यूस करा हमने, रेट कांस्टेंट, एंड A⁻x एंड B⁻y। ध्यान रखिएगा, हियर x इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ A,
मैं बताता हूं ऑर्डर क्या होता है. एंड y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ b. ठीक है. अब ये ऑर्डर क्या है जरा देखिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर? ऑर्डर इज अ नंबर विच टेल्स, ऑर्डर इज अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज्ड. अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से बढ़ेगा या घटेगा, ये कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. ऑर्डर इज अ नंबर नहीं बोलेंगे, ऑर्डर टेल्स, हाँ बिल्कुल नंबर भी बोल सकते हो. ऑर्डर टेल्स दैट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज्ड. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज x प्लस वाई. क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ. देखिए x जो है वो ऑर्डर ऑफ a है और b जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ सॉरी y जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ b. और x प्लस वाई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, रेट दिखता है ना, फॉर एनी रिएक्शन 2a प्लस 2b गोज c. इसका रेट लॉ क्या होगा? इसका रेट लॉ क्या होगा? क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ पावर. बिल्कुल सही. स्टोइकियोमेट्रिक के जरूरी होना जरूरी नहीं है. फिलहाल मैं लिख के दे रहा हूं. बताइए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना. ओके, यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका. बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़े. ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना. तो हमने मान लिया कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा दिया हुआ था. क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक दो चीजें समझनी जरूरी है. एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है. तो लिखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर अपन ऑर्डर में आएंगे क्योंकि ऑर्डर की कुछ चीजें रिलेटेड है, रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री. टाइप्स ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. फर्क क्या है ये समझ लीजिए. एलिमेंट्री रिएक्शन विल कंप्लीटेड इन वन स्टेप. एक स्टेप में ही रिएक्शन हो जाएगा. एक स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाएगा. कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप. और ये कैसा होगा? कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप्स. एक से ज्यादा होगा. एक से ज्यादा होगा. एक से ज्यादा होगा. ठीक है. एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ आप उसके रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं, है ना. रेट लॉ इज डायरेक्टली रिटेन. इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो पावर होगा ना बाबू, वो क्या होगा? इसका स्टोइकियोमेट्री ही होगा. लेकिन किसके लिए होगा? एलिमेंट्री के लिए. कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा नहीं होगा. अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तब आप क्या मानेंगे? उसे कॉम्प्लेक्स ही मानना पड़ेगा आपको, है ना, अनटिल वो मेंशन ना कर दे कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन. क्लियर है? तो इसके लिए अगर रेट लॉ लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? R इज इक्वल टू K एंड A टू द पावर 2 एंड B टू द पावर 3. क्या आपको एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स समझ में आया? क्या होता है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स? जो मल्टीपल स्टेप्स में होगा, है ना. ठीक. अब आप ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री के लिए जो ऑर्डर है उसको आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसके लिए आपको डाटा की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा, एलिमेंट्री के लिए जो ऑर्डर होगा वो तो आप डायरेक्ट रिएक्शन देखकर लिख देंगे. जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा. किसके लिए? एलिमेंट्री के लिए. लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा? डाटा रिक्वायर्ड होगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा रिक्वायर्ड होगा, है ना. तो अब आते हैं फिर से वापस ऑर्डर पे. लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्डर. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्डर. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑर्डर. पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा. ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना. आप थ्योरी से इसे नहीं निकाल सकते, आपको एक्सपेरिमेंटल चाहिए ही होगा, है ना. ठीक है. दूसरा, क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है.
आगे प्रूव कर दूंगा मैं, है ना। अगर कोई अमाउंट कोई चीज़ एक्सेस में होगी ना तो हम उसका ऑर्डर जीरो ही मान लेते हैं। अगर कोई चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो हम उसे जीरो मान लेंगे। जैसे देखिए a प्लस बी और ये एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब आप चाहे इसका 1 मोल लीजिए चाहे इसका 1,00,000 मोल लीजिए, बी हमेशा अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए। पहले आप ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो ना। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए 2 रिएक्टेंट तो चाहिए। अगर कोई एक रिएक्टेंट है तो क्या प्रोडक्ट कभी बनेगा? ठीक है, बशर्ते कि वो टूटे ना, डिसोसिएट ना हो, है ना। ठीक, अब अगर मैं कह रहा हूं कि B इज इन एक्सेस तो यानी कि B के लिए आपको चिंतित होने की जरूरत है क्या? यानी कि B के ऊपर और नीचे होने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर नीचे होगा क्या? बोलो बोलो, नहीं होगा, वो एक्सेस में है। अगर ये 1 मोल है तो ये 1,00,000 मोल है, तो हमें इसके लिए चिंतित होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम इसके लिए चिंतित नहीं हो रहे हैं यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क देगा क्या? तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? तभी तो कांस्टेंट हो रहा होगा, तभी तो कांस्टेंट हो रहा होगा। क्या बात समझ में आई? ऑर्डर में भी जीरो, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है एंड पॉजिटिव। तीसरी बात, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर इज इक्वल टू अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सीधे सीधे लिख दूं, कोई दिक्कत क्या? ऑर्डर क्या हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, आगे चल के जब अपन मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पे डिफरेंस पूछा जाता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी का, ठीक है। और जो कि आपका बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो आप इन सबको याद रखेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी भी हम इसी आधार पे डिफाइन करके आपको डिफरेंस बता देंगे। समझ में आ गया? तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का हो गया, ओके। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ऑप्शन ए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये तो करा दिया था ना, ये एनसीईआरटी का। और दूसरा है दोनों का आंसर, ऊपर वाले का और इसका, है ना, ठीक है। कैसे आया? दोनों का सम कर देना होगा, क्लियर है। अब जरा पहले कुछ बातें को समझ लीजिए, अभी जो मैंने बताया उसको समराइज कर लेते हैं। कहाँ से चालू किया था आज हमने? रेट लॉ से ना। रेट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ मास एक्शन पे। क्या डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में? लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप रिएक्शन की शक्ल को देख के लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो पावर होगा वो कैसा होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा। लेकिन रेट लॉ क्या कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है और आप उसे डायरेक्टली रिएक्शन की शक्ल देखकर नहीं लिख सकते, बस यही फर्क है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो महज एक संयोग है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई? है ना। जैसे आप मानते हैं कि आप टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कभी कर जाए तो बस एक, ऐसा नहीं बोले। अच्छा, मानते हैं कि तुम लोग सब समझते हो कि टॉप हो जाएंगे, लेकिन जब वास्तविकता आती है तो बस कहते हो पता नहीं संयोग से आ गया खराब नंबर। कुसंयोग से, संयोग नहीं कुसंयोग से, है कि नहीं? ठीक है, बोलिए, समझ में आया? अच्छा, ऑर्डर क्या बताता है हमें? ऑर्डर बताता है कि अगर आप एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से चेंज होगा? 1 से जरूरी नहीं है, कितने से चेंज होगा। अगर 0 है, 0 भी हो सकता है, हाँ। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंडिविजुअल का सबका सम, सारे का सम, क्लियर है। ऑर्डर 0 हो सकता है क्या? ऑर्डर निगेटिव हो सकता है क्या? ऑर्डर पॉजिटिव, वो तो होगा ही नहीं। फ्रैक्शन हो सकता है क्या? चलिए, तो आपको समझ में यहां तक क्लियर है? यहां तक तो ऑर्डर आ गया, ये आ गया, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स हमने बता ही दिया। एक बार कॉपी पलट लो और देख लो यहां तक कोई दिक्कत है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? बढ़े आगे। ऑर्डर इंडिविजुअल का ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, पूरे रिएक्शन का नहीं बोले हम, इंडिविजुअल का हो सकता है। अभी जो तुमको रिएक्शन दिया था, अभी ये जो रिएक्शन था ना, निगेटिव था ना, पूरे रिएक्शन का नहीं हो सकता कभी भी निगेटिव, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर निगेटिव। क्या बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? उसका सिग्निफिकेंस ये होगा, जैसे यहाँ पे बी का है ना निगेटिव, इसका बी का निगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप B का कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। तो उल्टा चल रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इसे 2 गुना करता, अगर मैं इसे 2 गुना करता और ये भी 2 गुना हो जाता तो मैं पावर कितना कहता? 1। लेकिन अगर मैं इसे दुगना कर रहा हूं और रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाए तो क्या कहूंगा? अगर मैं इसे दुगना कर रहा हूं और हो जाए 1/4 तो -2 ना। बात समझ में आई? क्लियर है बाबू? आगे बढ़े। ओके, अब आगे आपको पढ़ना है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इससे एक न एक सवाल आना फिक्स है, या तो एमसीक्यू में पूछ ले या तो सब्जेक्टिव में पूछ ले, फिक्स है। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा। देखिए पहले इधर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए, मैं एक सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए, मैं एक सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, ए से जा रहा है बी, रिएक्टेंट भी एक और प्रोडक्ट भी एक, एकदम सिंपल रिएक्शन। और हम मान लेते हैं ये एन ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का है। फॉर एन ऑर्डर, जैसे ही एन ऑर्डर हमने कहा तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा? ए टू द पावर एन। क्या आपको इस बात में कोई दिक्कत? अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अच्छा, यूनिट ऑफ रेट हमेशा फिक्स होगा और कितना होगा? यूनिट ऑफ रेट, जरा कॉपी पलटो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो फिक्स है यार कि इसका यूनिट तो हर केस में क्या होना है। देखिए कैसे आया था वो भी मैं अभी फिर से बता देता हूं। रेट को हमने लिखा था बाबू डेल सी अपॉन, और डेल सी मैंने कहा था कि डेल सी का मतलब सिर्फ सॉल्यूट नहीं होता, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट होता है, और इसके लिए एन बाई वी और डेल टी। तो एन का यूनिट मोल और इसका और सेकेंड, तो आ गया ना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। इसके लिए मैं यूनिट लिख दूं मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड दिस मच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? के एंड ए टू द पावर। अच्छा, ए क्या है? तो अगर मैं यूनिट ऑफ के मांग रहा हूं ना आपसे, क्या पूछ रहा हूं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ना, तो के इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। क्या इसमें कोई दिक्कत? अभी बता देता हूं ऐसा क्यों लिखा। भाई कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिख सकता हूं ना, वही तो लिखा हूं ना। किसका बाबू? वहां पे पर सेकेंड क्यों आएगा? कि कंसंट्रेशन है ना। यहां तो पर सेकेंड इसलिए आ रहा था क्योंकि टाइम भी था ना। यहां तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन है ना, तो टाइम क्यों आएगा? ठीक है, पावर एन आएगा, पावर एन आ जाएगा इस पे, कंसंट्रेशन टू द पावर एन था। तो अब हमारा करेक्ट इक्वेशन क्या आ चुका होगा? मोल नहीं, ठीक से देखो, ठीक से देखो, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन आ गया। मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मैं कह सकता हूं ना दिस होल टू द पावर 1, तो 1 माइनस एन, और पर सेकेंड ऐसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा? पहला फॉर जीरो ऑर्डर, तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0। और अगर एन की वैल्यू 0 पुट कर दिया है तो क्या आ रहा है वैल्यू? मोल, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रहा है ना। तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट देखना होगा, और रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर आप जस्टिफाई कर सकेंगे, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपको कौन सा ऑर्डर दिया गया है। रिएक्शन में हर बार मेंशन नहीं करेगा कि दिस इज फाउंड दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फाउंड इट इज अ सेकेंड ऑर्डर। आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस ऑर्डर की बात कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, नोट करिए फिर आगे बढ़े। इसे आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, है ना, ये बार बार, हाँ बिल्कुल, ये आपको याद रखना ही रखना है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा?
हमने लिखा था मोल पर लीटर 1 टू द पावर माइनस n पर सेकेंड, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब k का यूनिट क्या हो जाएगा, तो एक लास्ट बना लीजिए फॉर सेकेंड ऑर्डर। इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा फॉर सेकेंड ऑर्डर, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है, अप टू नीट मेंस तक, है ना, नीट तक या जेई मेंस तक। उससे आगे के लिए सेकेंड ऑर्डर पढ़ना पड़ता है, उससे पहले जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोग भी ट्राई करें, कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू 2 रख दीजिए आप इसमें, गेम ओवर, खत्म। हाँ खत्म, टाटा बाय बाय। अब बताओ यार, अब कितनों से निकल गया था n बराबर 2 का, n बराबर 2 का कितने से निकला था, अरे अभी भी बहुतों से नहीं निकला, ऐसा क्यों? इधर पूरा 3 सेक्शन खाली निकल गया था, हो गया ओके फाइन। देखिए n बराबर 2 के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 और पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर इनवर्स पर सेकेंड, यानी कि आप इसे आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलिए यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब अपन समझेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। ये मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है, क्या होता है, एटम, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक बार फिर से बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, मतलब कितने सारी रिएक्टिंग स्पेसीज कोलाइड कर रही हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म। कोलाइड करना रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे चल के इसी थ्योरी पर एक्चुअली अरिहीनियस ने भी रूल दिया है ना, तो बिना कोलाइड के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा। तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि कितने रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं, यूनिट, है ना, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। अच्छा, क्या अब आप सोचिए कि क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपना सर खुद ही पटक ले और खुद को तोड़ दे। बिल्कुल, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट सकता है, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 1 भी हो सकती है। जैसे CaCO3 खुद ब खुद एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन टूट जाएगा, है ना। तो लिखिए मॉलिक्यूलरिटी, इट इज डिफाइंड एज number of reacting species that collide together to form product. It is defined as number of reacting species that collide together to form product, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसे हम डिनोट करते हैं, शांति यार, कितना हल्ला कर रहे हो तुम लोग, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, बस छोड़ रहा हूं तुरंत, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अगर मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1, है ना, देखिए आपके दिमाग में आएगा कि सर एक मॉलिक्यूल किससे टकराएगा, एक मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के अराउंड वाइब्रेट करेगा, और ये नेचर का रूल है कि अगर कोई बड़ी चीज होती है तो वो टूट जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपना पेन आसानी से तोड़ पाएंगे या पेन का ढक्कन, क्योंकि पेन बड़ा है और ढक्कन छोटा है, तो जो बड़ा है ढक्कन तोड़ लोगे तुम। अरे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो ढक्कन का भी वो वाला है, क्लैंप तोड़ रहे हो तुम। जो बड़ा होता है वो आसानी से टूट जाएगा, तो ये नेचर का रूल है। दैट्स वाई तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आए जिसका भी एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है तो वो क्या होगा, हेवियर मेटल हो जाएगा, हेवियर एलिमेंट हो जाएगा, तो वो नेचर में खुद ब खुद टूटना चालू कर देगा। और इसी को तो आप बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मेरी बात समझ में आई? तो ये नेचर का रूल है कि अगर कोई चीज बहुत बड़ा है तो वो क्या होगा, टूटना चालू कर देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मॉलिक्यूलरिटी में भी जस्ट लाइक यही होता है। होगा क्या कि जैसे ही मॉलिक्यूलरिटी 1 अगर होती है और कोई बड़ा मॉलिक्यूल आता है लाइक CaCO3, तो ये अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करना चालू करेगा और लगातार वाइब्रेट करते करते फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा और टूटकर बनाएगा। अब आप खुद देखिए कितने रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी,
1, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिकुलर। ये क्या कहलाता है? यूनिमॉलिकुलर। ये कैसे कहलाता है? यूनिमॉलिकुलर। ठीक है। PCl5 विल ब्रेक डाउन इनटू, इसकी मॉलिकुलरिटी, तुम लोग इतने समझदार तो हो यार, बस छोड़ देंगे, पकड़े कहाँ है, गेट खुला हुआ है, जा सकते हो। ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? बाई मॉलिकुलर, नॉट बायो, बाई मॉलिकुलर। ये क्या कहलाएगा? बायोमॉलिकुलर, है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी तो नहीं, कुछ दिन के बाद आपके मन में इच्छा आएगी, सर क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं, क्या हम इसे ऐसा बैलेंस कर सकते हैं, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी? 1 आएगी ना। इसके अनुसार मॉलिकुलरिटी कितनी आ रही है, और इसके अनुसार। तो मॉलिकुलरिटी में जब कभी भी देखेंगे ना, तो हम इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं यूज करेंगे बैलेंसिंग में, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर इंटीजर या फ्रैक्शन आ रहा है तब हम वहां पे मॉलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये गलत तरीका है और ये सही तरीका है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे एंड करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लो।